चलिए, सबसे पहला हमने ये किया, इसमें क्या करना था बच्चे, हमें निकालना था कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो नेट फोर्स हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला इस ब्लॉक का, और सरफेसिस पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो सब ड्रॉ कर ली, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन mg के दो कंपोनेंट ले लिए, और हमने उनको इक्वेट करके वी हैव फाउंड आउट कि भाई नेट फोर्स इस पर कितना है, 0 है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0, तो ये हमारा आंसर आ गया था। देन फिर हमने ये इम्पल्स मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ की वैल्यू हमें निकालनी थी, डेल्टा टी हमें दे रखा था, और चेंज इन मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स डायरेक्शन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कैलकुलेट किसको कर पाए बच्चे, वी वर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने ये किया वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है बच्चा, जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। या हम बोले कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और फोर्स का डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, है ना। तो इसलिए हमने चेंज इन डायरेक्शन का, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिला नॉर्थ ईस्ट, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग दिस वेलोसिटी वेक्टर, या जिसने इसका डायरेक्शन बदला। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किया फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में हमने क्या लिया था बेटा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इस ऑब्जेक्ट का ले लिया। वर्टिकल इक्विलिब्रियम से मुझे पता चला कि नॉर्मल रिएक्शन एंड mg फोर्स आर इक्वल, तो उससे तो कुछ पता नहीं चला। फिर हमने इक्वेट किया फ्रिक्शनल फोर्स को और इनर्शिया फोर्स को, इन दोनों को इक्वेट करके हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक या मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकाल लिया था। फिर उसी के बेसिस पे हमारा आंसर आया था इधर, राइट। फिर एक वुडन ब्लॉक का क्वेश्चन था, वुडन वेज का। यहाँ पर हमें बताना था कि जो बुलेट है ना, बुलेट लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब आती है तो रुक जाती है बिफोर एग्जिटिंग दिस वुडन ब्लॉक। तो आपको विड्थ ऑफ या थिकनेस ऑफ द वुडन ब्लॉक बताना था। तो कैसे किया हमने, एक अजम्पशन लिया कि भाई डी एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द वुडन ब्लॉक इज सेम, है ना। ये डी एक्सेलरेशन की वैल्यू, डी एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द वुडन ब्लॉक टू दिस बुलेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो बुलेट जो है वो एक ही कांस्टेंट रेट से डी एक्सेलरेट करेगी वाइल गोइंग थ्रू दिस वुडन ब्लॉक, वाइल पेनिट्रेटिंग थ्रू दिस वुडन ब्लॉक, राइट। तो फिर हमने t का वैल्यू निकाल लिया बाय यूजिंग द इक्वेशन 2as = v² - u²। इसको दो बार यूज किया, कंपेयर किया वैल्यूज को, हमारा आंसर आ गया क्या, थिकनेस ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 27 सेंटीमीटर्स। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था फायर क्रैकर का। तो फायर क्रैकर के क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्रैकर विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी इवन आफ्टर बस्टिंग। अगर एक बार पटाखा फट गया ना, है ना, फायर क्रैकर रॉकेट फट गया ऊपर जाके, उसके बाद भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वही ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा जिस पर, अगर ये ब्लास्ट नहीं करता तो जिस ट्रैजेक्टरी पे वो बिना ब्लास्ट किए जा रहा था उसी ट्रैजेक्टरी पे सेंटर ऑफ मास तो उसी पे ट्रेवल करेगा। बट अलग अलग फ्रेगमेंट्स की बात करें तो दे विल नॉट ट्रेवल ऑन द सेम पाथ, दे विल ट्रेवल ऑन डिफरेंट पाथ्स, बट सेंटर ऑफ मास विल बी फॉलोइंग द सेम ट्रैजेक्टरी। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट का ये आपको सुबेगे सर ने करा दिया था आई थिंक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ आया, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। यस सर। यस सर। है ना, इसमें हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं बताओ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, कि भाई सिस्टम आपका एक्सेलरेशन में है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन में होगा तो देयर विल बी सम एक्स्ट्रा फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, तो हमें वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर तो रेस्ट पे है, तो फिर वी कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले आप ये डिटरमाइन करते हो फिगर को देखकर कि इसमें ये ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट आउट होंगे कि नहीं होंगे। अगर सेपरेट आउट नहीं हो रहे तो फिर आप फोर्सेस को, इन तीनों ब्लॉक्स को एक ही सिंगल ब्लॉक इमेजिन कर लो और फिर फोर्सेस ड्रॉ करके यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। The acceleration of the combined system अगर आपको पता चल गया तो then you can draw the FBD of any of the blocks। आप किसी भी एक सिंगल ब्लॉक का FBD ड्रॉ कर लो, जिस भी ब्लॉक से एसोसिएटेड फोर्स निकालना हो। जैसे यहाँ पे आपको 2 kg एंड 1 kg के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था, तो आपके पास दो चॉइस है, आइदर यू कैन ड्रॉ द FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक और यू कैन ड्रॉ द FBD ऑफ 1 kg। तो जो आसान होगा मेरे लिए मैं वो ड्रॉ करूंगा ना, क्योंकि देखो 1 kg पे तो इधर फोर्स दिखाई दे रहा है, एक साइड के फोर्सेस तो पता ही है, दूसरा मुझे mg पता है कि mg लग रहा है, और तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो इन्हीं फोर्सेस को बैलेंस आउट करके
आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका मेरा कल आंसर आ गया था 25 न्यूटन, इसका आंसर आ गया था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। ठीक, चलिए इसके बाद में किसी बच्चे को इसमें डाउट रहा है तो पूछो बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है इसके बाद भी इसमें तो पूछ लीजिए। चलो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, क्या था, सेल ऑफ मास है ना, ये किया, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया ना बेटा? नो सर। नो सर। यहाँ तक किया था आपके बैच में। इस क्वेश्चन को करो एक बार, पढ़ो एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन बिटवीन देखो, क्वेश्चन पढ़ के जिसको समझ आ जाए वो तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जिन बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के डाउट बच जाए कुछ, तो आप लोग हैंड रेज करके एक बार क्वेश्चन पूछ लो, है ना, कि सर मुझे समझ नहीं आया। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। और है ना, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी करेंगे सबको। चलो क्वेश्चन देखो सब लोग, जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो क्वेश्चन पढ़ो। अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक शेल है, सेल किसको बोले, बॉम्ब बोल दो, है ना, बॉम्ब शेल होता है ना, बॉम्ब है कोई, और वो रेस्ट पे है इनिशियली। ठीक है, रेस्ट पे है, कोई वेलोसिटी नहीं है। अब ये क्या करता है, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 टुकड़ों में टूट जाता है। एक का मास है 2, दूसरे का 2 और तीसरे का 1। मतलब ये रेशियो दे दिया आपको। अगर इनिशियली ये 5 kg का था तो फर्स्ट वन का मास हो गया 2 kg, दूसरे का 2 kg और तीसरे का 1 kg। इन 3 टुकड़ों में टूट जाता है ना, 2:2:1 में। If the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular direction, जिन फ्रैगमेंट्स का इक्वल मास है, यानी ये 2 किलो वाला और ये 2 किलो वाला, ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएंगे, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट आप बताइए, ये पूछा है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ, इसमें हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियली कितना मोमेंटम है बच्चे, इनिशियली जो ब्लॉक था उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ? 0। इनिशियली वेलोसिटी इज vi इज इक्वल टू 0। तो मैं मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, लीनियर मोमेंटम इनिशियल, उसकी वैल्यू क्या आएगी, m इंटू वी होता है। यस तो आपका सर। कितना, 0 हो गया इनिशियल मोमेंटम। जब ये ब्लास्ट करेगा तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि इंटरनल फोर्सेस ही लगे हैं सारे? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी मोमेंटम में चेंज नहीं आता है, नहीं आता। नहीं आता ना। तो अरे देखो, तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ, किसी को भरोसा ना हो कि सर ये कैसी बात कर रहे हो। तुमने रॉकेट को फ्लाई करते हुए देखा है? ऐसा सुना है ना कि रॉकेट गया, सैटेलाइट यस उड़ सर। के आ गया, ऐसा सुना होगा तुमने, है ना। ये दीपावली वाला रॉकेट नहीं, आउटर स्पेस में जो रॉकेट जा रहा है, सुना है उसका कि रॉकेट गया, PSLV गया, है ना। अभी एलोन मस्क के जाते हैं ना सैटेलाइट्स, तो ये सब जो है, यस सर। इन सैटेलाइट्स का, सॉरी, इन रॉकेट्स का जो है, आपने ये सुना है। तो इनका क्या, ये मोशन जब करते हैं तो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, आउटर स्पेस में। यस सर। यस सर। आउटर स्पेस में क्या एयर होती है? नो सर। नो सर। तो इनका मोशन कैसे होता है, इनका मोशन होता है, देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ये क्या करते हैं, अपने पीछे, जैसे दीपावली वाला रॉकेट हमारा पीछे आग फेंकता हुआ चलता है ना, यस ऐसे सर। ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जॉस्ट पे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से इससे बाहर निकलेंगे। मान लो इनके छोटे पार्टिकल का मास 1 था, तो इसकी वेलोसिटी थी v। ये v जो है ना, ये बहुत हाई है,
बहुत हाई मतलब काफ़ी हाई है, राइट। और इसका कैपिटल मास है रॉकेट का, तो क्या होगा कि जो पीछे लगने वाला फोर्स है, पीछे लगने वाला मोमेंटम, मान लो ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनका मास m है और इनकी वेलोसिटी v है, ये मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल मास m ऑफ द रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से हुआ, ऑल्दो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, बट वेलोसिटी जो आई ना एक पार्टिकल की, एक आप रॉकेट को पार्टिकल मान लो और दूसरा इनको मान लो, तो जो मोमेंटम ये नीचे लेके आ रहे थे उतना ही मोमेंटम आपको वापस दूसरे डायरेक्शन में मिल रहा था, ठीक है, बिकॉज टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। ठीक यही केस यहाँ होगा, जब ये आपका सेल है 5 kg का, तो ये ब्लास्ट करेगा तो 3 टुकड़ों में फट गया बच्चे, एक है 2 kg का ब्लॉक, दूसरा 2 kg का ब्लॉक, और तीसरा 1 kg, तीसरा 1, ठीक है। अब बोल रहे हैं जिन ब्लॉक्स का मास बराबर है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी दे रखा है v, तो 2 kg का मैंने मान लिया कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूँ, चलो अब क्या करते हैं ना, इनको नेमिंग कर लेते हैं, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको c बोल दिया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a, क्या लिखूं बच्चे इसको, क्या लिख दूं v इंटू जे कैप, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b, क्या लिख दूं v इंटू आई कैप, Vx. Yes, sir. है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, इसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे इसका डायरेक्शन नहीं पता, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता, तो मुझे इस वेलोसिटी ऑफ c इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं मोमेंटम निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मुझे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू तो मिल चुकी है कि भाई क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो था शेल था वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल दीज 3 पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर ए बी एंड सी, इन तीनों पार्टिकल को अगर कंबाइन करके इनका मोमेंटम निकालूंगा तो वो भी क्या आना चाहिए, 0 के बराबर, फाइनल मोमेंटम Yes, शुड sir. आल्सो इक्वल टू 0, इनिशियल भी 0, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, Velocity. तो 2 इंटू वी जे कैप, ठीक है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, वेट कितना है, मास कितना है 2, वेलोसिटी वी आई कैप, तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का मैंने मोमेंटम वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको बोल दूं कि यार मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सी, जो सी है उसका मोमेंटम ये बोल दिया, ठीक है। अब इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू, इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 0. 0, ठीक है। तो क्या करें, या फिर मैं बोल दूं कि इन दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, Yes, sir. है ना। एक इधर जा रहा है दूसरा उधर, दोनों को ऐड करोगे मोमेंटम वेक्टर को, देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं एक वेक्टर जिसको मैंने बोल दिया मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, ये डायरेक्शन आया, तो मोमेंटम ऑफ सी जो रहेगा इससे अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना, मोमेंटम ऑफ सी, Yes, sir. क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, Minus. जीरो के बराबर ना, तीनों को जोड़ दो भाई, पी ए प्लस पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी, मैग्नीट्यूड वाइज पी ए प्लस पी बी यानी कि रेड कलर के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू ब्लू कलर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि पी जो पार्टिकल सी है आपका 1 के जो पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए और बी का Yes, जो sir. ए वेक्टर का ए मास का एंड बी मास का, जो ए ब्लॉक है बी ब्लॉक है, इन दोनों का जो मोमेंटम रहेगा उसका वेक्टर सम शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ 1 kg ब्लॉक, ठीक है। तो ये करना है हमें, अब मैं लिख दूंगा भाई, क्या करूंगा, पी ए प्लस पी बी शुड बी दिस, है ना, तो मैं पी सी को लिख लेता हूँ फिर, मोमेंटम वेक्टर ऑफ पी सी शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर रहेगा, माइनस PA ऑफ plus PB पी ए plus PB. पी बी, माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि डायरेक्शन Opposite है. डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या करें, अगर इसको सिर्फ मैग्नेट लिखें तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी क्या आ रहा है मेरा, 2v जे कैप So 2V प्लस J cap plus ई कैप, 2V I cap. ठीक है, ये आ गया। तो मुझे सी पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर मिल गया, क्या मिला,
माइनस 2v(i) माइनस 2v(j)। अब क्या करें, अब मुझे खाली मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैं मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरा ये 4 + 4 2 रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 और इसके साथ v भी था मेरा ना, v इस इधर भी v यस था और इधर भी v था, तो साथ में v और आ जाएगा 2 रूट 2 v। तो मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू क्या आया 2 रूट 2, 2 रूट तो ये मेरा 2 रूट 2 भी आया, राइट। अब इसमें देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रियाना अभी आते बेटा डाउट पे। तो v इज द वेलोसिटी, आपको बोला कि जो दो पार्टिकल्स थे, एक तो 2 kg का, दूसरा 2 kg का, बट परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टिकल आपका किस वेलोसिटी से मूव करेगा, द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल आपको बतानी है। तो थर्ड पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी 2 रूट 2 v। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम क्यों आ गया, क्योंकि मास कितना है इसका 1 है ना। देखो एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं ना, मोमेंटम वेक्टर ऑफ c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास ऑफ c इनटू वेलोसिटी ऑफ c। तो मास ऑफ c मेरा 1 था बेटा, है ना, तो इसलिए मेरा ये 1 था, तो 1 से डिवाइड भी कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ c भी आपका 2 रूट 2 इनटू v ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी आ गया सही। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको कि हमने किया क्या है? यस सर बताओ बताओ, जिसको समझ नहीं आया पूछ लो, डाउट है किसी स्टेप में। चलो वो जो आपने अंडर रूट में लिए उसमें v स्क्वायर लिया था, बराबर तो v स्क्वायर ही आएगा। अंडर रूट में मैंने v लिया था ना, हाँ, तो माइनस, अच्छा इसको दोबारा कर देते हैं यार, जिनको कंफ्यूजन यहाँ आ गया वो दोबारा लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट क्या है माइनस 2v का स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 2v का स्क्वायर। तो माइनस 2v आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं पूरे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4v² प्लस 4v², ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8v²। तो v² तो बाहर v आ जाएगा, 2 रूट 2v आ गया, 2 रूट 2v, ठीक है। चलो कंसेप्ट वाइज समझ आ गया आपको ये? यस सर। यस सर ये झूठे यहाँ मत भरना, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ करके आओगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बोल रहे थे आप, यस सर करो सब बच्चे करो। क्वेश्चन नंबर 1, a ball of mass 0.15 kg is dropped from height of 10 meters, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly this, ठीक है। इम्पल्स कितना इम्पार्ट होगा, इम्पल्स का मतलब क्या होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी, फाइव है ना। तो Yes. इम्पल्स कैसे निकालोगे आप, इम्पल्स कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जिस पॉइंट पे ये टर्न हो रहा है, जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। देखो इसका चित्र ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चे। अब कोई बॉल ऊपर से स्टार्ट हुई, है ना, ये क्या करेगी, ये यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे आएगी, ऐसे टकराएगी, रिबाउंड करेगी और फिर ऊपर उसी हाइट पे चली जाएगी, ऐसा होगा ना। यहाँ से आएगी, Yes. नीचे गिरेगी और फिर रिबाउंड होकर वापस उसी हाइट पे चली जाएगी। तो इस प्रोसेस में इम्पल्स कहाँ पे होगा, जब ये इधर ऐसे वापस रिबाउंड कर रही होगी, उस समय पे इम्पल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगे, है ना। तो जब ये रिबाउंड कर रही है, देखो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड अपवर्ड। तो आपको यहाँ चेंज इन इस पॉइंट पे, जब ये टकरा रही है इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मोमेंटम वेक्टर में कितना चेंज आएगा, वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। रिबाउंड होके वापस उधर ही जा रही है, रिबाउंड होकर वापस जाने का मतलब क्या है, पहले तो ये फिगर आउट करो। ये इसने बोला ये हाइट किस पे हाइट थी, मान लो 10 मीटर से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया इस बॉल ने, 10 मीटर नीचे गिरी और रिबाउंड होकर किस हाइट पे पहुंच गई, टकरा के वापस गई, तो कितनी हाइट पे गई है, 10 मीटर 10 मीटर पर ही गई है, वापस उसी हाइट पर पहुंच गई है, ठीक है। वापस टकराकर उसी हाइट पर ये पहुंच गई है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग, है ना। तो वेलोसिटी सेम रहेगी भाई। आप यहाँ से
से इनिशियल वेलोसिटी 0 से मोशन स्टार्ट किया, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एक फाइनल वेलोसिटी v रहेगी, ठीक है। टकराने के बाद ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहने वाला है, v वेलोसिटी से ही रिबाउंड करेगी, तभी ये वापस जाकर इस 10 मीटर की हाइट पे पहुंच पाएगी। अगर v से नहीं किया, v से कम पे किया, तो 10 मीटर की हाइट पे ये नहीं पहुंच पाएगी, राइट। तो ये इसको बोलने का मतलब ये है कि रिटर्न्स बैक टू द सेम हाइट का मतलब है कि वेलोसिटी विल बी इक्वल बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब तुम्हें सफिशिएंट हिंट दे दिया, अब करो इस क्वेश्चन को। वेलोसिटी निकालो आप सबसे पहले तो। आंसर आया कि डाउट है? फोर्टीन पॉइंट क्या है आपका आंसर? 14.14 ना, मुश्किल लग रहा है। ऑप्शन इसका आंसर तो दिया ही हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिख नहीं रहा शायद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट इसको समझो पहले। तुम्हें क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो समझ आ गया ना क्या पूछ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रोसेस क्या यूज करोगे मुझे बताओ। जब ये बॉल 10 मीटर की हाइट पे थी तो इसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चे? U is equals to 0. जीरो। जीरो मान लेते हैं, दिया नहीं हुआ हम जीरो मान लेते हैं, है ना, ठीक है, जीरो ही होगी। दिया नहीं हुआ, रिबाउंड्स बैक टू द सेम हाइट, सेम हाइट पे रिबाउंड बैक होने का मतलब है कि टप्पा खा के उसी हाइट पे पहुंच गई। तो टॉप मोस्ट हाइट पर जो वेलोसिटी रहती है कि क्या होती है? जीरो हो जाती है ना। इक्वल टू ट्रेवल कितना कर रही है? 10 मीटर। 10 meter. 10 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको जब ये जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी फाइनल वेलोसिटी v रहेगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या इक्वेशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू, V square minus U square is equals to टाइम 2 नहीं दे S. रखा, टाइम नहीं दे रखा आपको, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो, और डिस्टेंस दे रखा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? 2as इज इक्वल टू v V स्क्वायर square माइनस, minus U square. Yeah. यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं, तो 2 इंटू 10 इंटू एस, ये भी 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर तो मुझे 0. निकालना है, और यू कितना है? जीरो है। तो यहाँ से वी कैन बी फाउंड आउट एज अंडर रूट ऑफ 200, 10 रूट 200 का अंडर रूट क्या है? Yes, sir. 10 रूट 10 2। root 2. ये वेलोसिटी Yes, आपकी आने वाली है, ये क्या आ जाएगी? 10 रूट 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये रिबाउंड बैक करती है, तो रिबाउंड कितनी वेलोसिटी से करना चाहिए ताकि सेम हाइट पे पहुंच जाए? minus 10. minus 10 से इसी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में ना। तो v आफ्टर, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ v2, ये कितनी आएगी? 10 रूट 2। ये 10 रूट 2 वेलोसिटी से चलेगी तभी ऊपर जाके जीरो पे पहुंचेगी, चाहे इक्वेशन आप लगा के देख लो। इस एक बार इक्वेशन लगा के देखना, इनिशियल वेलोसिटी ये रखना, फाइनल जीरो रखना, एक्सेलरेशन और हाइट की वैल्यू रखना, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। तो रिबाउंड होकर इस वेलोसिटी से नीचे चलेगी, तब डी एक्सेलरेट होकर जीरो वेलोसिटी पे 10 मीटर कवर करके रुक जाएगी, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई डाउनवर्ड में 10 रूट 2 है, रिबाउंड होने के बाद वेलोसिटी पता चल गई कितनी है? 10 रूट 2। चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी ये कितना है बच्चे? v1 जीरो क्यों है? 10 रूट 2 माइनस माइनस 10 रूट 2, है ना। yes sir Yes. तो कितना हो गया? अरे कितना हो गया? मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपए का कर्जा था, है ना, 10 रुपए का लोन था आपके पास, राइट। और आप उसके बाद आपके पास 10 रुपए आ गए, आपकी टोटल वैल्यू 10 रुपए हो गई, तो आपने कितने रुपए कमाए? 20 कमाए ना। 20 कमाए भाई, 10 रुपए तो तुमने कर्जा वापस कर दिया, और 10 yes रुपए sir तुम्हारे पास जेब में एक्स्ट्रा आ गए। तो पहले -10 रुपीज थे आपके पास, आपने 20 कमा लिए, तो कितने बच गए? 10 बच गए। 10 आपने किसी से ले रखे थे, लौटा दिए, 10 और 10 अब आपकी जेब में बच गए। तो सेम वैसा ही है ना, कि एक वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, पहले तो आपने इसको जीरो किया और फिर ऊपर वापस उस डायरेक्शन में किया, दोनों हो गए 10 माइनस माइनस, तो दोनों ऐड होंगे, इस केस में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइकिंग कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बच्चे? 20 रूट 20 root 2.
20 root 2. चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा फिर? डेल्टा पी, Yes, sir. मास ऑफ द बॉल इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यही तो आएगा। Yes, sir. भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पहले ही पता था, तो अगर आप ये भी निकालना चाहो फाइनल मोमेंटम मास इनटू वी फाइनल माइनस मास इनटू वी इनिशियल, तो क्या m इनटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, ये हो गया। तो ये वी एफ माइनस वी आई तो आपका डेल्टा वी होता है, तो आपका क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज m इनटू डेल्टा वी। तो आप क्या कर रहे हो, आपको डेल्टा वी की वैल्यू पता चल चुकी है चेंज इन वेलोसिटी की, Yes, sir. क्या है, क्या Sir, है 20 root और मास ऑफ द बॉल इज गिवन एज 0.15 kg. तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर कितना आ गया, Sir, 4.2. 0.15 इंटू 20 रूट 2, ठीक है, 0.15 इंटू 20 रूट 20 root 2. ये आपका आगे चेंज, और यही किसके बराबर होगा, देखो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, इम्पल्स, और ये फोर्स इंटू डेल्टा टी ही क्या होता है, Impulse. इम्पल्स। तो आपको वैल्यू डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई, इसको कैलकुलेट करो 0.15 इंटू 20 रूट 2, इसकी वैल्यू निकालो, क्या आंसर आएगा देखो, Sir, वही 4.2 ही आ रहा. 4.2 आएगा, है ना। देखो रूट टू का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.04. 1.414 इंटू 10 करो तो कितना आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, है ना, इंटू 20 कर दो तो 28 पॉइंट समथिंग, और इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.2 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अब स्टेप्स देखो क्या क्या किए हम लोगों ने। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था कि बॉल ऑफ मास क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो बच्चों, देखो प्रोसेस क्या हमने यूज किया, पहले मुझे एक बॉल गिवन था, जो बॉल आपका किसी हाइट से ग्राउंड पे गिर रही है, ठीक है, ग्राउंड से गिर के रिबाउंड बैक हो गई, तो क्या हमें निकालना था इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कब आएगा, जब कहीं इम्पैक्ट हो रहा होगा, और इम्पैक्ट कब करेगी ये बॉल, जब लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो वहां पर इम्पल्स हो रहा है। और इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर के बराबर, और मोमेंटम वेक्टर वी कैन कैलकुलेट बाय मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले हमने वेलोसिटी निकाली, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इक्वेशन करके हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली, और ये करने के बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला कि भाई रिबाउंड बैक होने के लिए इसको उसी हाइट पे जाने के लिए सेम वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो ये हमने दोनों को, एक को फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये अल्टीमेटली 20 रूट 2 आ गया, फिर आपने इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट आपको डेल्टा पी वैल्यू पता चल गई, ठीक है, डेल्टा पी पता चल गया, तो उसके बाद यू कैन फाइंड आउट इजीली कि मास इनटू ये मास हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया 20, ठीक है। इससे हमें मिल गया कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स। तमनप्रीत अब समझ आया बेटा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो तुम्हें एक चीज और याद दिला देता हूँ, है ना, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में अभी ध्यान से सुनना, 1 ही मिनट लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये जो सेम कंसेप्ट पता है कहाँ पे आता है बच्चे, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉर्सिलीज थ्योरम देखी होगी, स्मॉल ओपनिंग है, ऐसे पानी भरा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, तो ये कितनी वेलोसिटी आती थी, दिस इज द हाइट, ये वेलोसिटी की वैल्यू होती थी √2 GH के बराबर, Yes, sir. जीरो मान ली जाती है बिकॉज इट इज अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। अब तुम देखो, क्या मुझे अगर ये वेलोसिटी नीचे निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और मुझे वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग निकालनी थी, तो क्या ये भी वही आई है √2GH, वैल्यू रख के देखो, हाइट 10 है, √2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, तो क्या ये वही आया है 20√2 Yes, sir. √2GH। ये इस अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी ऊपर पता हो 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग √2GH आल्सो, है ना। तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हो अज्यूमिंग द इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या आ जाता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ से v इज इक्वल टू √2as, यहाँ पे एक्सेलरेशन g हो तो 2g और s की जगह h लिख दो,
ग्रेविटी में लिखना है तो 2gh, तो ये इक्वेशन भी आपकी आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करो, ग्राफिकल है थोड़ा अच्छा होगा। ये करो, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, पार्टिकल मूविंग, पढ़ो पहले तुम लोग ही पढ़ो। मेरा वीडियो क्यों क्लोज हो गया यार, आज नेटवर्क सही चल रहा है। क्वेश्चन समझ आया आपको बच्चों? Yes. देखो क्वेश्चन समझो पहले। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल pqr। एक पार्टिकल है जिस पर ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से? pqr ट्रायंगल की साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? मान लो इसको मैंने बोल दिया f1, इसको f2 और इसको f3, ये तीनों फोर्सेस एक ही पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, f2 लग रहा है इधर, f3 लग रहा है इधर, और f1 लग रहा है इधर। ठीक है बेटा, अब बोल रहे हैं कि ये तीनों पार्टिकल, ये फोर्सेस हैं जो इस फोर्स ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं। इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? पार्टिकल की वेलोसिटी में will the particle velocity decrease, be constant, change according to the smallest force, या फिर increase? इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं जोड़ूं तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा ये बताओ पहले। f1 प्लस f2 प्लस f3 करूं तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या? 0 आएगा। देखो क्यों आएगा? 0 आएगा। देखो f3 ड्रॉ किया बेटा, ध्यान से देखना सब लोग, f3 ड्रॉ कर लिया, राइट? सर इसके बाद f1 ड्रॉ कर लिया, सब अपनी जगह पर है। अब इन दोनों वेक्टर्स का सम करूं तो मैं अपोजिट साइड, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल क्लोज्ड इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये क्या आ गया? f1 प्लस f3 आ गया, है ना। इसका डायरेक्शन क्या है आपको दिख रहा है, और इसके जस्ट इक्वल साइज का बट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटिंग फोर्स कौन सा है? f2। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई f1 और f3 का जो रिजल्टेंट था वो f2 के बराबर है, बट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटिंग है। तो जो पार्टिकल मेरा यहाँ रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 ऑन द पार्टिकल, f नेट हो गया 0, क्योंकि लगने वाले सभी फोर्सेस एक ट्राइंगल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो f नेट 0 हो गया। अगर f नेट 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। नेट एक्सेलरेशन विल आल्सो बिकम्स 0, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कि चेंज होती है? कांस्टेंट होती है। तो हमारी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन तुम एक चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना ऐसे सवाल में, अगर मान लो क्वेश्चन, वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट आपको कंसेप्ट के लिए बता दूं, ये f1 है, ठीक है, ये f2 है, ठीक है बच्चे, और थर्ड फोर्स है f3। अब बताओ इस केस के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज होगी सर। होगी सर। क्यों होगी बताओ?
क्योंकि F3 की डायरेक्शन सेम है। क्योंकि अब नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ बेटा, अब क्या हो गया, F1 और F2 का रिजल्टेंट एंड F3 दे आर बोथ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो अब नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स इक्वल्स टू तीनों का सम हो जाएगा, तीनों एक ही डायरेक्शन में। तो हमें ट्राइंगल से डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको पता चल गया। चलिए सर हाँ जी, सर ये समझ नहीं आया, पहले आपने F1 प्लस F3 ड्रॉ किया, हाँ फिर उसके ऑपोजिट वो दूसरा ड्रॉ किया, फिर आपने क्या बोला? ये इस केस में या पहले वाले में जो क्वेश्चन है उसमें, कि बाद में समझाया? पहले से क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं फिर। सुनो भाई, एक पार्टिकल है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक फोर्स है F1, एक F3 और एक F2। तो यहाँ से तुम देखो एक बार कि 2 फोर्सेस लग रहे थे, तो इन 2 फोर्स को मिटाकर मैं क्या एक ऐसे रिजल्टेंट फोर्स लगा सकता हूँ भाई। F1 और F3 को हटा दूं मान लो, और बोल दिया कि यार F1 और F3 की जगह उसका एक ही रिजल्टेंट फोर्स जो कि इस ट्राइंगल को ऐसे क्लोज करेगा वो लग रहा है, दिस इज F1 प्लस यस F3। तो जब ये लग रहा होगा तो ये 2 फोर्सेस नहीं लगेंगे, मान लो ऐसा हो गया ना। F2 और F1 और F3 को रिप्लेस करके मैंने ये कर दिया, ठीक है। यस अब बच गया कौन सा फोर्स, F2। तो इस डायग्राम में देखो F2 की लेंथ यही है ट्राइंगल का थर्ड साइड, बट इट इज यस पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल पर ये F जो 2 लग रहा है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू F1 प्लस F3। तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, F1 प्लस F3 एंड F2 दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर। तो नेट यस फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया यस तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। यस ठीक है चलिए, ये हो गया। तो यहाँ से मेरे को समझ आ गया, वैसे इधर से कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा, ठीक है। 60 डिग्री पे यस ये क्वेश्चन आप कर लेना अपने आप, ठीक है। बुलेट ऑफ मास गिवन वेलोसिटी, ये वुडन ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही ये आप करना, ठीक है। फोर्स F ये कर लो। The force F acting on a particle of mass m indicated by the force time graph shown below। अरे फोर्स टाइम ग्राफ ही नहीं दे रखा क्या, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फिर इसको तो छोड़ ही दो। ये करो बेटा, ये अच्छा सवाल है। A balloon of mass m is deaccelerating down with an acceleration this, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। ठीक है, एक बलून है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, इसमें से कितना मास हटा दिया जाए कि ये अपवर्ड में सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने लगे, ये बताना है आपको। करो। तो नीचे जाएंगे तो इसकी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड हो जाएंगे ना। नीचे जाएंगे जब, तो इसकी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड हो जाएंगे ना, नीचे जा रहे हैं। देखो ये फ्री फॉल वाला केस नहीं है, इसमें आपको ना पहले ये सोचना होगा कि बलून ऊपर क्यों जा रहा है। बलून ऊपर कब जाता है ये बताओ। सर जब उसमें नाइट्रोजन गैस पता नहीं कौन सी हाइड्रोजन या गैस। हीलियम जैसी गैस भरते हैं ना, ओह यस सर। एयर से लाइटर गैसेस जब भरते हैं, मेले में आपने देखा होगा ना, बलून में गुब्बारा भर के छोड़ देते हैं, ऊपर चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि बलून में, जैसे ये बलून है ना, ये बलून है, इस पर फोर्सेस आप देखो तो सबसे पहले एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इस वजह से क्योंकि इसमें कुछ मास है ना, इसमें कुछ मास होगा, मान लो मास m है, ठीक है। अब बलून विद मास m, इस मास पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, कितना
mg के बराबर, ठीक है। एक इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा बलून पे, वो क्या होगा? नॉर्मल रेट बोएंट फोर्स बेटा, बोएंसी है ना, चेंज इन डेंसिटी। कुछ बलून की डेंसिटी और एयर की, सराउंडिंग एयर की डेंसिटी के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे? बोएंसी फोर्स, जो इसको ऊपर अप Yes, sir. फोर्स, जो इसको ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस की वजह से या तो ये बलून नीचे मूव करेगा या ये बलून ऊपर मूव करेगा। अगर एफ बी ज्यादा हुआ mg से तो बलून किधर मूव करेगा? अपवर्ड। और अगर mg ज्यादा हुआ बोएंसी फोर्स से तो किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड। ठीक है। तो अब देखो, बलून जो था विद मास m इज डीएक्सेलरेटिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है, डिसेंडिंग, सॉरी, ए बलून इज डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। अब how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a, इसमें से कितना मास हटा दिया जाए ताकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखो, when the balloon is moving downwards, अगर बलून नीचे मूव कर रहा है तो नीचे जो फोर्स इसको मूव करा रहा होगा वो कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। yes, भाई जितनी एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वही फोर्स लगा रहा होगा जिसको मूव करा रहा होगा। तो मैं बोल दूं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है किसके बराबर है? डिफरेंस इन द टू अदर टू फोर्स। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है? mg ज्यादा है कि fb ज्यादा है? mg mg तो ma should be equal to mg माइनस बोएंसी फोर्स। देखो mg में से बोएंसी फोर्स माइनस कर दो तो वो क्या कर रहा है? इस मास m को a एक्सेलरेशन से नीचे मूव करा रहा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। सिमिलर इक्वेशन आप लिखो दूसरे टर्म्स में कि इसमें से कुछ मास घटा दिया गया, उसके बाद क्या वैल्यू आएगी? बोएंसी फोर्स एज इट इज रहेगा, है ना। दोनों इक्वेशन में बोएंसी Yes, sir. तो आप बोएंसी फोर्स को इक्वेट कर सकते हो, फिर फाइंड आउट करो। एक इक्वेशन मैंने कर दिया, आप डायग्राम ड्रॉ करके दोनों इक्वेशन निकालो। जब ये अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए, वो वैल्यू निकालो। व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो आप वो वैल्यू निकालो, देन वी कैन सॉल्व इट। दो इक्वेशन आएंगी, तो दो इक्वेशन को लिख के दोनों में वी विल इक्वेट द एफ बी वैल्यू, एफ बी को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि बोएंसी फोर्स चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज गैस इनसाइड द बलून इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द एयर अराउंड द बलून इज नॉट चेंजिंग। दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो बोएंसी फोर्स डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी से आता है, रो जी, है ना, सेम ही है। वॉल्यूम ऑफ द बलून भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी डिफरेंस भी कांस्टेंट है। ऑप्शन सी अभी देखेंगे, अभी देखेंगे कौन सा आ रहा आंसर। इसको ना एक आसान तरीका है कि रिमूव करना है, वो मास मत सोचो, आप सोचो कि लेट द मास आफ्टर सम मास इज रिमूव्ड इज समथिंग, है ना। तो मान लो मैं बोल देता हूँ कि m डैश इज द मास व्हेन सम मास इज रिमूव्ड फ्रॉम द बलून, ठीक है। न्यू मास बोल दे, न्यू मास ऑफ द बलून बोल दिया कि लेट द न्यू मास बी m डैश, नया मास जो बलून का है वो m डैश बोल दिया मैंने। तो उस केस में फिर व्हाट वी कैन डू, ये देखो, नया मास m डैश है, m डैश होने के बाद एक्सेलरेशन किधर होगा? मूविंग अप, है ना। तो उस केस में मैं नया इक्वेशन लिख सकता हूँ कि अगर m डैश मास हो जाए घटकर, m से घटकर मास m डैश हो गया, न्यू मास इज m डैश, तो फिर बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस केस में ड्रॉ करें चित्र, तो ऐसा होगा बेटा कि न्यू मास ऑफ द बलून इज m डैश, और इस केस में अब इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बोएंसी फोर्स लग रहा है, अपवर्ड ही लगेगा सेम वैल्यू से। mg नीचे लगेगा, वो कितना होगा?
एम डैश इंटू जी m dash g और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। समझे। इधर पहले एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो इधर चित्र से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताओ कि इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, अपवर्ड में, upward direction Upward है ना। तो m डैश इंटू ए, दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स बड़ा है माइनस m dash g तो एफ बी माइनस एम डैश जी आपका जो फोर्स है, फोर्स डिफरेंस दैट इज वेट ऑफ द बलून एंड बुओयेंसी फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है वही एक्सेलरेट कराएगा इस एम डैश मास को ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड। तो ये दो इक्वेशन आ गई बच्चे मेरे पास, एक ये एक ये। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है मेरे पास, fb इधर भी एफ बी है और इधर भी एफ बी। तो इन दोनों में से एफ बी की वैल्यू को इक्वेट अगर मैं कर लूँ तो मुझे एम डैश एंड एम के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। Yes, yes sir. sir तो मुझे बताओ एम डैश मास रिमूव्ड है कि नया मास है, न्यू मास ऑफ द बलून है कि मास रिमूव्ड? New mass of तो the नया mass. मास है तो पहले मास m था और बाद में हो गया m डैश, तो कितना रिमूव कर दिया गया, m minus m dash. m माइनस m डैश, इतना रिमूव कर दिया गया। m में से m माइनस m डैश रिमूव कर दोगे तो m डैश बच जाएगा, करके देख लो। m माइनस m डैश करके देखो, इसको क्या आ रहा है आंसर, ये ब्रैकेट खुलेगा m माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या आंसर है m डैश, ठीक है। तो m में से कितना घटाओगे, नया मास m डैश है। अब क्या करना है आपको, क्या वैल्यू निकालनी है, m डैश की वैल्यू निकालनी है कि m माइनस m डैश की वैल्यू निकालनी है, M dash की. m m dash की. m माइनस जितना मास रिमूव किया गया है, तो रिमूव्ड मास इज m माइनस m डैश। तो सबसे पहले तो m डैश की वैल्यू आएगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद m में से माइनस कर दो उसको, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। करो। सर। हाँ जी, सर हम ऐसे नहीं करते थे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, उन सभी को प्लस करके इक्वेट कर देते थे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे? कर सकते थे। आप ये बोल रहे हो कि ये इधर ये इक्वेशन में जो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी मैंने लिखा है, उधर एम जी प्लस एम ए आना चाहिए था एक साइड और एफ बी दूसरे साइड आना चाहिए था, ऐसे। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, एफ नेट क्या है, एफ नेट ऑन दिस बलून, नेट फोर्स। Upward. नेट इस फोर्स when the balloon is accelerating downward, बलून नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड में है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। Downward. तो अब फोर्स की वैल्यू बताओ, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है, ma plus mg is equals to fb। ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वजह से छोड़ दो, फोर्स जो लग रहे हैं उन्हीं को देखो, दो ही फोर्स लग रहे हैं। इसका एफबीडी में फोर्स कितने आए, मैंने फोर्स थोड़ी ड्रॉ किया, मैंने तो एक्सेलरेशन लिखा है साइड में बच्चे। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो बुओयेंसी फोर्स और एक वेट ऑफ द ब्लॉक। यस तो नेट मुझे पता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो डायरेक्शन तो पता है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वो नेट फोर्स क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला बड़ा होगा फोर्स, लिख दूंगा उसको पहले एम जी, और माइनस अपवर्ड वाला, तो यही तो लिखा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। अब सेकेंड लॉ से मुझे पता है कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ओके सर। ये किया है ना बेटा, ये एक्सेलरेशन को मत देखो, मैंने क्या करा है, पहले नेट फोर्स निकाला, दिस इज नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस दिस, ठीक है, ऐसा होगा। ओके ओके और सेकंड केस में देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ बी माइनस एम डैश जी। इसी को फिर सेकंड लॉ से बोल सकते हैं कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एम डैश ए के बराबर लिख दिया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। वैल्यू निकालो जल्दी, बताओ कौन सा ऑप्शन आया। सॉल्व करो बेटा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
चलो क्या है आंसर? ऑप्शन ए आया। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो पहले ये डायग्राम हमारा मैंने इसी के अकॉर्डिंग करा दिया आपको, जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। yes sir. हाँ, तो इस केस में जो इधर दिया है ना सॉल्यूशन कि लेट द मास रिमूव्ड बी m माइनस m डैश, मास रिमूव कर दिया गया, तो न्यू मास ऑफ द बलून इज m डैश, नया न्यू मास इज इक्वल टू m डैश। ठीक है, तो पहला इक्वेशन था मेरा, दूसरा इक्वेशन ये आया जो हमने ऊपर लिखा था, इन दोनों को हमने सॉल्व किया कंबाइन टुगेदर, तो मैंने m डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कैसे किया कि जो बोयेंसी फोर्स था, उस बोयेंसी फोर्स को b को दोनों साइड दोनों में इक्वेट कर दिया। यहाँ पे इसने b को बोयेंसी फोर्स ले रखा, हमने fb लिया था ऊपर डायग्राम में, तो सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो कि इसने अपवर्ड फोर्स बोयेंसी ले रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो दैट इज द वे वी कैन कैलकुलेट m डैश। m डैश निकल गया, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? m माइनस m डैश। तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं m माइनस m डैश कैलकुलेट कर दूंगा। मुझे m माइनस m डैश निकालना है, तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास आएगी वैल्यू, दिस इज m माइनस m डैश। तो यही मेरा क्या था? चेंज इन मास, दैट इज डेल्टा m, जो रिमूव करना पड़ा मास 2ma अपॉन जी प्लस के। ठीक है, ये मास रिमूव कर दोगे तो आपका बलून जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, उसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड में मूव करेगा। अरे समझ आया? यस सर। यस सर। सर वो नहीं कैसे निकाला? क्या आया? सर एक बार और बता। क्या क्या? सर m माइनस m डैश की वैल्यू पुट करके वो आंसर कैसे आया? हाँ, अरे m क्या था? m डैश क्या आया मेरा? देखो m डैश इज दिस, यहाँ पे निकाल लो यार, इसमें क्या? ठीक है, m माइनस m डैश निकालना है मुझे। लिखो m की वैल्यू m लिख दो, सर माइनस m आगे डैश समझ। m इंटू जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। अब कर लो जो करना है इसके साथ, m यस कॉमन ले सर। लिया, 1 माइनस जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, यही तो है। देखो आ गया सर समझ। है ना, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यस। बेसिक बात ये, कंसेप्ट समझ आया तुम्हें? कैलकुलेशन तो कर लोगे। यस सर। इसका यस। लॉन्ग यस प्रोसेस, सर। लॉन्ग प्रोसेस भी था। तुम बोल देते कि लेट द मास रिमूव्ड इज डेल्टा एम, तो न्यू मास फिर क्या आता है? m माइनस डेल्टा एम आ जाता, फिर उससे सीधा डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। बट जो ये इधर कम्प्लेक्सिसिटी है ना, ये आपकी यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सेकंड इक्वेशन लिखते, बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाती, कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरा, एक्सप्लोजन ब्रेक्स रॉकेट इन दिस। ये मोमेंटम कंजर्वेशन का है, इसको आप कर पाओगे इजीली। ठीक है, ये मैं चेक करूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो अभी होमवर्क दे रहा हूँ, ये जैसे ही सॉल्व हो जाए मेरे को होमवर्क भेज देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ओके नंबर सर। 8 जो आपको करना है। ठीक है, और कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया है आपको। 5 भी दिए। ये तो बिल्कुल आपको करके भेजने ही है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो भेज सकते हो मुझे। जो यहाँ लिख रहा हूँ ओके वो तो सबको करने हैं। ठीक है बेटा, तो ये रिपीटेड कंसेप्ट है सारा। क्वेश्चन नंबर 8 भी रिपीटेड है। ठीक है, टू स्फीयर्स ऑफ मास डिफरेंट रिस्पेक्टिवली कोलाइड, ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का है। चलो इसको थ्योरेटिकल है, करो एक बार, शायद यहीं पे आंसर कर पाओगे इजीली। टू स्फीयर्स A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially, B is moving with velocity v after along x-axis. After the collision, B has a velocity v by 2, direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction. A कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर कोलिजन, ये बताना है आपको। ऑप्शन। और ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाले दो ऑप्शन तो ये हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये है। थीटा tan इनवर्स 1/2 टू द एक्स एक्सिस, tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ।
टू स्फीयर्स ए एंड बी। अच्छा ये क्वेश्चन होगा कैसे पहले ये बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के के कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वैल्यूज नहीं दे रखी, कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम रहे। तो पहले इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम लिखो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू स्फीयर्स क्या है, पहले वाला देखो ए एंड बी ऑफ मास m1, पहले का मास m1 है, दूसरे का m2 है। A is at rest, तो m1 is at rest initially and m2 is moving with velocity v along x-axis, ठीक है बच्चे। तो m1 रेस्ट पे है और m2 v वेलोसिटी से मूव कर रहा है along x-axis। तो इनिशियल मोमेंटम मैं लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट इनिशियल मोमेंटम एज m1 into v1 plus m2 into v2, यही होता है ना भाई। Yes, sir. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 into v1 plus m2 into v2। V2 मास ऑफ वन m1 ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ वन क्या दे रखी है इनिशियली, 0, मास ऑफ टू m2 दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ टू क्या दे रखी है v। V, तो आपका p V इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या आ गया बच्चे, M2V, m2v, ठीक है। फाइनल मोमेंटम बताओ, फाइनल मोमेंटम क्या है, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन b हैज ए वेलोसिटी v/2 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर हम डायरेक्शन भी ऐड करें तो ये m2v कौन से डायरेक्शन में आया है, आई कैप, X, आई कैप, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। आफ्टर कोलिजन b हैज ए वेलोसिटी v/2 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, द मास a मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। तो b की पहले इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, x एक्सिस, X, फाइनली क्या हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, y J एक्सिस cap, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो j कैप डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो हम क्या लिखें, फाइनल मोमेंटम का इक्वेशन लिख रहा हूँ, p फाइनल इज इक्वल टू, पहला मास m1 है, उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैंने v लिख लिया इसको, m1v, ठीक है, प्लस मास m2 का क्या हुआ, b जो था m2 वो किस M2, वेलोसिटी से मूव करने V लगा, by 2, v/2 इंटू J j cap, कैप। अब देखो, अब मैं p इनिशियल एंड p फाइनल को इक्वेट कर सकता हूँ, yes sir, कर दो, Yes sir. इक्वेट कर दो, p फाइनल और p इनिशियल को इक्वेट कर दो, डायरेक्शन बताओ v की, दोनों को इक्वेट करो और डायरेक्शन बताओ v की। खाली आपको डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना। कोई बच्चा परेशान ना हो कि सर इसमें तो मास 1 m1 m2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। m1 भी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू m2v इंटू आई कैप माइनस m2v डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे कैप, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट करके जब आप करोगे फिर v की डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या आएगी, m2 बाई m1 इंटू m2 बाई m1 इंटू वी आई कैप माइनस V by minus V by 2 J cap, जे कैप, ठीक है। ये आ गया, तो v ये डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी आपको डायरेक्शन, तो इसको आप कैलकुलेट करो व्हाट इज द डायरेक्शन। v भी आप कॉमन ले सकते थे, इधर से आप v भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें देखो इसको ना थोड़ा और v1 लेना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, नहीं तो बोलोगे सर v से v कैंसिल हो गया ना, वो वेलोसिटी उसकी v1 ले लिया, ठीक है, v1 आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से v भी कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि m2v बाई m1 इंटू आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो
ऐसा वेक्टर बताओ जो इनका सम हो आई कैप और -1/2 जे कैप का। डायरेक्शन क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, जे का जे का बाय 2 और हॉरिजॉन्टल क्या है, आई का आई कैप। तो करो, दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकालो। tan थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या आंसर आया बेटा, फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 आ गया, आगे नहीं पता। tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिक, देखो कोई भी वेक्टर दे रखा है, ये आपको v1 वेक्टर दिया जिसकी वैल्यू m2v बाय m1 इनटू समथिंग आ रही है, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल कंपोनेंट इन द -1/2 डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल 1, हॉरिजॉन्टल किस में है 1 में, ठीक है। तो वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन का खाली निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड। तो देखो इसमें m2v/m1 तो दोनों में ही रहेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहे हो तो -1/2 साथ में आ गया, डिवाइडेड बाय m2v/m1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1, तो ये आपका आ गया -1/2 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2, माइनस tan इनवर्स 1/2 माइनस है ना सेकंड कंपोनेंट, यस सर सेकंड कंपोनेंट इज माइनस, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। सर। हाँ जी, सर देखिए तो आई कैप के साथ 1 है और जे कैप के साथ 1/2 है, 1 तो सर बड़ा है ना 1/2 से। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है ना बेटा, देखो ये पॉइंटिंग किधर कर रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ, ये v1 इज द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a आफ्टर कोलिजन। तो पार्टिकल a आफ्टर कोलिजन ऐसे रहेगा, देखो इधर 1 आ गई x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में -1/2, तो दिस इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 आफ्टर कोलिजन। यस सर। तो थीटा कहाँ आएगा, थीटा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज थीटा। यस सर। तो ऑप्शन कौन सा है, डी आएगा, ये सी नहीं आएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी किधर है इसकी, नेगेटिव थीटा में, ठीक है। इधर कुछ गलती किया होगा इन्होंने शायद, इधर इसने m2v आया ना, ये m2 आ गया, इसमें बेटा नेगेटिव आएगा, इधर माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर सही आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। चलिए समझ गए, यस सर। इसमें एक और आसानी से कर सकते थे, तो कोलिजन के क्वेश्चन में ना हम u ले सकते हैं इनिशियल वैल्यूज को, पर इसने v दे दिया था तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। अगर u ले लेते तो आपको ये इधर v का कंफ्यूजन नहीं होता, बट इनिशियल फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वेटेड। चलो, a man of 50 kg mass is standing on it, ये कर लो।
ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का है। A man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg downward with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of man above the floor will be. तो मैन कितना मूव करेगा, ठीक है। तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करके पहले वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन निकलेगा तो आपको एक गिवन टाइम से मल्टीप्लाई करके हाइट निकालनी पड़ेगी, कितना ऊपर मूव कर जाएगा, बिकॉज उसको टाइम कितना लग रहा है। देखो पहले ना इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, प्रॉब्लम को पढ़ लो तुम, फिर मैं समझाता हूँ। अगर पढ़ लिया तो थम्स अप दो। A man of 50 kg mass is standing in a gravity free space at height of 10 meter। ठीक है, चित्र ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पे एक और फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये जहाँ पे खड़ा है ना वो ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इसका सेल्फ वेट नहीं लगेगा, यानी कि इसके आदमी का वेट डाउनवर्ड नहीं लगेगा। इट इज स्पेस, इट इज ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टोन को ये फेंकता है नीचे की तरफ, ये आदमी एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंकता है विद ए वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इसको नीचे फेंकता है, ठीक है। अब ये स्पेस जो है, जो भी जगह है, ये क्या है, ग्रेविटी फ्री है। तो क्या ये स्टोन एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में एक्सेलरेट कैसे करेगा? अगर ग्रेविटी नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सर। नहीं होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये 10 मीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा? कितना टाइम लगेगा? 10/2, 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 सेकेंड लग रहे हैं स्टोन को इस आदमी के हाथ से छूटकर ग्राउंड पर गिरने में, ठीक है। इतने ही समय में ये आदमी कितना ऊपर मूव कर जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ बच्चे। क्या मास ऑफ मैन दे रखा है? यस सर। क्या मास ऑफ स्टोन दे रखा है? यस सर। यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं यार, देखो गन और बुलेट का प्रॉब्लम आपने किया होगा, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन है सिंपली मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आई कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? दोनों रेस्ट पे थे, आदमी भी रेस्ट पे और स्टोन भी रेस्ट पे, तो कितना आया इनिशियल मोमेंटम? 0। दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर। देखो इनिशियल मोमेंटम का इक्वेशन लिख रहा हूँ, फटाफट मिटाता जाऊंगा यहाँ पे, बाद में देखते जाओ। m1 ये इनिशियल मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन इनटू मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्लस मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ये इसको स्टोन को पकड़े खड़ा हुआ है, तो दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो नेट मोमेंटम कितना आ गया इनिशियली? 0। 0, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम की बात करूं, पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम बताओ। स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आदमी अपवर्ड में जाएगा ना उसके रिकॉइल के वजह से, यस सर। रिस्पांस की वजह से। तो एक का वेलोसिटी अपवर्ड, एक का डाउनवर्ड। तो मान लो मैं डाउन अपवर्ड वैल्यूज को पॉजिटिव बोलता हूँ, तो मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये क्या रहेगा, प्लस करूंगा मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस वीएस आ जाएगा। और ये किसके बराबर रहने वाला है? इनिशियल मोमेंटम जो कि 0 था। तो इसी इक्वेशन को क्या मैं रीसब्स्टिट्यूट करके ऐसे नहीं लिख सकता कि एम मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन। एक नेगेटिव वैल्यू थी, दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टोन। यहाँ से तुम वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लो,
जो नहीं दिया हुआ, ये निकलने के बाद टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन मिल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वही कितनी हाइट है, दैट इज द हाइट गेन्ड बाय द मैन अबव द फ्लोर। करो अब, पहले वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो। तो 0.02 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ रही है? 0.02 आ रही है। 0.02, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। 0.1 Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड 0.1. कितना आ गया? यस पॉइंट। पूछा क्या है? डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर। Board का plus से reply कितना? का आया 10.1. फ्लोर से, ग्राउंड से यस कितना सर। कितना ऊपर है ग्राउंड से? 10.1 मीटर। ये ऊपर, यहाँ से कितना ऊपर चला गया? 0.1 मीटर ऊपर और चला गया, इस स्टोन को पुश किया उसने, उस वजह से। तो टोटल कितना होगा? 10 प्लस 0.1, 10.1 है ना? Yes. सर हाँ जी। सर अगर ग्रेविटी नहीं है हाँ, तो स्टोन कैसे नीचे जाएगा? क्योंकि उसने पुश किया है ना 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ओके सर। 2 मीटर से पुश किया तो वो नीचे 2 मीटर की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ओके जब तक कि सर। उस पर कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लगेगा, है ना? यस सर। देखो, मान लो, छोड़ो तुम, ग्रेविटी हमारे कौन से डायरेक्शन में होती है? जहां हम खड़े हैं वहां ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल में, ठीक है। अब तुम हॉरिजॉन्टली किसी भारी चीज को पुश करते हो तो क्या वो चीज भी तुम्हें पुश करती है? यस सर। Yes. अरे किसी, तुम घर पे जाना, ठीक है, घर पे गाड़ी खड़ी हो या दीवार पे ही चलो, दीवार पे धक्का मार के देखना एकदम ऐसे झटका, तो क्या दीवार भी तुम्हें पीछे पुश कर देगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्योंकि ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल में तो है नहीं, यस सर। है ना? तो रिकॉइल, जिधर तुम किसी को पुश करोगे वो तुम्हें भी पुश करेगा, तो सेम यहाँ भी हो रहा है ना? यस सर। तो पहले आपने वेलोसिटी ऑफ मैन निकाला बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको क्या पता चला कि भाई मैन की वेलोसिटी कितनी आई है, कितनी वैल्यू आई मैन की वेलोसिटी की? 0.02 मीटर पर सेकंड। 0.02 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड स्टोन को ग्राउंड पे पहुंचने में लगे, उतने समय में आदमी कितना ऊपर चला जाएगा? 0.02 into 0.1 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द मैन बिकम्स 10 प्लस 0.1 यानी कि 10। 10.1। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ आता नहीं, देखो ये नीचे जो दे रखा है, तो तुम्हें अब जो मैंने बताया वो समझ आ गया, इधर से आ जाए समझ तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये कर लो यार, ये आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स acquires an acceleration of this, the mass of this body must be? सर डी ऑप्शन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास बताना है और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड दे रखा है खाली। तो आपको फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? 10√2। 10 आएगा? नहीं सर 10√2। 10√2 आएगा। जब फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने चलूंगा तो कैसे करेंगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस प्लस कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें प्लस 8 का स्क्वायर बोल लो या माइनस 8 का, सेम ही बात होगी। इसको सॉल्व करोगे तो 10√2 आएगा, 200 का अंडर रूट है ना, 10√2। Yes, sir. तो दिस इज द फोर्स और मास आपको 1 दे रखा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मास, एक्सेलरेशन और फोर्स बराबर हो Acceleration. जाएगा। कल एक्सेलरेशन दी हुई है। एक्सेलरेशन 1 दे रखा है, फोर्स ही आएगा, तो मास भी कितना हो जाएगा? मास भी 10√2 हो जाएगा। तो Yes. यस सर। ठीक है, ये तो आसान था यार। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, होमवर्क है 12 नंबर का, इसको जरूर करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस सिस्टम इज हॉरिजॉन्टली। अच्छा ये क्वेश्चन ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 कर लो।
समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? नो सर। चलो पढ़ो एक बार मेरे साथ पढ़ो. A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be. ठीक है. wedge क्या होता है बच्चे? wedge बोलते हैं inclined plane को, है ना. smooth wedge का मतलब है ऐसे कोई inclined plane है, उस पर कोई ब्लॉक रख दिया. अब मुझे बताओ कि अगर ये स्मूथ होगा, अगर ये ब्लॉक स्मूथ होगा मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन आपका 0 है, 0. तो क्या स्लाइड डाउन करके आ जाएगा नीचे? Yes sir. ठीक है. ओके. अगर मैं इन दोनों को पकड़कर किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने लगूं राइट साइड में, तो क्या ये रुक सकता है वहीं पे? Yes sir. देखो, हो सकता है क्या ऐसा? फील करो. ये अगर दोनों राइट साइड में एक्सेलरेट करने लगे तो क्या होगा? तो ये ब्लॉक जो है इसको रोका जा सकता है स्लाइड डाउन करने से. ठीक है. Yes sir. तो आपको इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है सो दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन. m is the mass of the block. m जो है वो मास ऑफ द ब्लॉक है. डाउनवर्ड एक्टिंग. ठीक है. अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर राइट साइड में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो मुझे बताओ कि क्या इनर्शिया फोर्स लगेगा ब्लॉक पर? भाई मैं वेज को पकड़कर एक्सेलरेट करा रहा हूँ बेटा. देखो, तुम लोगों को है ना थोड़ा फील कराता हूँ, ध्यान से सुनना नहीं तो स्किप कर जाओगे. मैं इस वेज को पकड़ रहा हूँ और वेज को एक्सेलरेट करा रहा हूँ ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक पर किधर फोर्स लगेगा इनर्शिया फोर्स? Sir, opposite direction. तुम सोचो कि ये वेज नहीं, ये बस है और ये ब्लॉक नहीं है, तुम उस बस में खड़े हुए हो. जब बस आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो तुम्हारे पे किधर फोर्स लगता है? पीछे की तरफ. ठीक है. तो देखो, अब तुमने फोर्स ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराया पूरे के पूरे सिस्टम को, बट वेज को पकड़कर, राइट. तो अब इस ब्लॉक पर इनर्शिया फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. Acceleration. m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कितना है? m इनटू Mg. जी के बराबर. ठीक है. अब इन दोनों को इक्वेट होना है किसके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. क्यों? mg का एक कंपोनेंट है जो इसको नीचे स्लाइड डाउन कर देना चाहता है. mg का एक कंपोनेंट है जो इसको नीचे लाना चाहता है. ठीक है. और ma का एक दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए जो इसको कैंसिल आउट कर सके, नीचे आने से रोक ले. तब तो ये स्लाइड डाउन होने से रुक जाएगा ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना होगा mg का वो कंपोनेंट अलोंग जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, और ma का भी वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है. ठीक है. तो निकालो. इंक्लिनेशन कितना दे रखा है? थीटा इज द इंक्लिनेशन. तो इंक्लिनेशन कौन सा होता है? ये वाला एंगल. ठीक है. नीचे वाला एंगल, ये थीटा दे रखा है आपको. तो ये थीटा दे दिया तो क्या बोलेंगे बच्चे? फिर हमारे थीटा कौन कौन से होंगे? बताओ कौन कौन से होंगे? Sir, क्या बताना? थीटा इंक्लिनेशन दे दिया, तो यहाँ पर जो mg के साथ ये ब्लू कलर का कंपोनेंट कौन सा होगा ये बताना है, और इसका ma का कौन सा कंपोनेंट होगा ये बताना है. Sin theta. Sin theta. साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा? Sin theta होगा एक sir. साइन होगा, एक कोस होगा. देखो, डिपेंड करेगा थीटा कौन सा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करूँ मैं 90 वाला, तो ये होगा थीटा बेटा. तो बचा हुआ क्या हो गया? 90 माइनस थीटा. ठीक. और इधर यही थीटा है. ठीक है. तो एम ए इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा. Sin theta. ठीक है.
क्योंकि इधर से देखोगे तो दैट इज जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है वो साइन थीटा कंपोनेंट है। तो आपका जो ऊपर वाला एम ए का कंपोनेंट है दैट इज एम ए इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो गया नीचे एम जी इंटू साइन थीटा के। Sin theta. दोनों को इक्वेट करो। तो मेरे कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने भी नहीं आ रहे हैं, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें इनको, ये हम कितने बार कर चुके हैं। ठीक है, तो एम ए कोस थीटा और एम जी साइन थीटा दोनों बराबर रहेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो आपको क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना। तो ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, द फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या है, एम ए के बराबर, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, Cos theta. ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। इसका डायग्राम आपको यहाँ नहीं दे रखा, तो इसको एक बार ढंग से बड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर देंगे, है ना। तो जिनको डाउट है वो इसको पूछ सकते हो। तब एक बार डायग्राम दोबारा ड्रॉ हो रहा है, ध्यान से देखना, बड़ा सा साइज में ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। ये वेज है, वेज का मतलब इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है। वेज में जब भी थीटा दिया जाएगा तो दैट थीटा इज ये नीचे वाला एंगल, ठीक। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक को ये स्लाइड होगा नेचुरली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0 दे रखा है बेटा, दिस इज 0 इज गिवन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या होगा कि आप जब इस वेज को पकड़कर आप किसी एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट करोगे तो देयर विल बी सम सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द, सूडो फोर्स बोल लो या इनर्शिया फोर्स बोल लो, जो इस ब्लॉक पर लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज एम ए। एक दूसरा फोर्स है इसी ब्लॉक पर जो एक्ट कर रहा है, तो दैट इज एम जी, ठीक है। अब देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एम जी का एक कंपोनेंट होगा जो इसको नीचे स्लिप कराएगा, नीचे लेके आएगा, और एक कंपोनेंट होगा एम ए का जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये स्लाइड डाउन नहीं करेगा ऑन दिस वेज, ठीक है। अब मैं थीटा आपको बताता हूँ, थीटा कौन कौन से होंगे। ये वाला एंगल तो बच्चे थीटा ही होगा, और ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। वैसे भी तुम्हें पता है कि एम एंड एम इक्वल टू ईच अदर, तो एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। और तुम ऐसे इसको इस कंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हो कि ये नीचे वाला थीटा और ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है, तो इधर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ऊपर वाला थीटा हो गया, ठीक है। अब आप कंपोनेंट्स लोगे तो इधर एम ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम ए कोस थीटा आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और इसका एम जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम ए कोस 90 माइनस थीटा बोल लो या एम ए साइन थीटा सीधा बोल लो, ठीक है। तो दैट इज एम ए, इधर देख लो चाहे उसको, ये साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। फिर आप फोर्स एम ए होता है, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एम, तो आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क करके आओगे, ठीक है। और इसमें और सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो बच्चे, है ना। क्योंकि अब देखो कंसेप्ट रिपीट होने लग गया, ये सेम कंसेप्ट है, ये भी सेम कंसेप्ट मिलेगा आपको, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर निकल रहा है, एंगल का बात है। तो ये सारे क्वेश्चन ना आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वही है इम्पल्स मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो सारी चीज़ें वही आ रही है रिपीटेड हो के,
तो आप इससे आगे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, स्पेशली क्वेश्चन आप पूछोगे, अदरवाइज फिर अब इसमें से नेक्स्ट क्लास में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे खाली मैं वही कराऊंगा अब आपको, ठीक है। चलिए यस ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी जिन बच्चों को डाउट है वो स्टे बैक करो, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं।